सभी को नमस्कार। और अभी अगले वीक से स्कूल लेक्चरर की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू होने जा रही हैं। उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो रास्ता आपने इतने दिनों तक जो प्रयास किया है, मेहनत किया है, वो तय हो और आपकी जो मंजिल है वो आपको मिले, उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहाँ मैं जो कुछ बातें हैं वो मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग या जो मैंने एक स्टूडेंट लाइफ में अगर जी हैं या साथ वालों की हैं, उन्हीं की आपके साथ में बातें शेयर करूँगा। कोई अलग यहाँ पे कोई नॉलेज बेस या अलग से कोई ज्ञान की भारी भरकम बातें नहीं है, लेकिन कुछ सामान्य सी चीज़ें हैं जो हमें, जैसे लिखा है यहाँ पे, एग्जाम से पहले और एग्जाम हॉल में ध्यान रखने योग्य बातें। हालांकि ये हर विद्यार्थी का अपना अपना व्यू होता है, अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये जो समय होता है ना, जब 2 4 5 दिन बचे होते हैं, उस दौरान अलग अलग प्रकार से दिमाग के अंदर जैसे हम बैठे रहते हैं कि यार पेपर बहुत मुश्किल आएगा, पेपर आसान आएगा, मेरिट कितनी जाएगी, कितने प्रश्न अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। इन प्रश्नों का किसी के पास में उत्तर नहीं होता है। एक्चुअल में पूछें या आप अपने साथ वालों से पूछते हो या आप गुरुजन से पूछते हो, घर वाले जो भी हैं, कि मैं इस बार कितने प्रश्न कर लूं तो ठीक रहेगा, या पेपर का लेवल कैसा रहेगा, मुश्किल रहेगा, आसान रहेगा, किसी को नहीं पता। पेपर आपका बहुत आसान हो सकता है, पेपर आपका बहुत मुश्किल हो सकता है, पेपर मीडियम हो सकता है, होगा वो सबके लिए वैसा ही रहेगा। इसलिए इन बातों के ऊपर कतई हमारा दिमाग न लगाएं। दूसरा, 2 5 6 दिन जो बचे हैं उसके अंदर आप अधिकतम जितना रिवीजन कर सकते हो, मेरे विचार से उन चीजों को रिवीजन करना चाहिए। खासतौर से आपके डाटाबेस या जो आपने सूत्र बेस की जो बातें की हैं, उनको आप अति महत्वपूर्ण जो हाईलाइट कर रखी हैं वो इस एक वीक के अंदर आप देखने का प्रयास करें। और पर्याप्त इस दौरान आप नींद भी लें, कम से कम 6 7 घंटे आप आराम से सोएं। भाई ये नहीं है कि अब बिल्कुल हम सोना बंद कर दें और जी मैं तो अभी 5 7 दिन के अंदर सब कुछ कर दूंगा। आपके जो पहले किया हुआ है वो सारी चीजें आपको याद आएंगी। हो सकता है ये समय वो भी हो जिसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपको याद है, जब आपने 1 1.5 2 साल से या 6 महीने से अगर मेहनत की है तो निश्चित रूप से आपको वो चीजें याद आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो याद नहीं आएंगी, क्योंकि अब एक साथ में बहुत सारी चीजों को सोचते हैं तो आपको कुछ नहीं याद आएगा, दिमाग एकदम से ब्लॉक हो जाएगा और आपको सामान्य से सामान्य चीजें भी याद नहीं आएंगी। ऐसा हो सकता है। तो इसलिए उससे प्रेशर न ले कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा। आपकी तैयारी आपने पूरे साल की है तो वो आपके काम आएगी। अब कुछ जो महत्वपूर्ण, एक तरह से मैं बात करूं कि जैसे ही आपके पास में एडमिट कार्ड आया, आप उस एडमिट कार्ड को अपना देखें कि उसमें क्या क्या चीजें चाहिए गई हैं। उनको आप पहले से ही आप अपने बैग के अंदर, फाइल के अंदर, वहां पे एडमिट कार्ड हो गया या अन्य आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनको पहले से ही पूरा कर लें, क्योंकि सेम डे जब हमें निकलना होता है उस दौरान फिर आनंद फानन के अंदर या तो कुछ चीजें भूल जाते हैं, फिर प्रेशर रहता है, तो ऐसा नहीं करें। और मेरी एक सलाह ये रहेगी कि अगर जिनका भी दूर सेंटर आया है वो पहले दिन, जैसे अगले दिन पेपर होता है तो उससे पहले दिन आप शाम तक वहां पहुंच जाएं। ऐसा नहीं हो कि नाइट में सफर करके जाएं और सुबह ही पेपर दें, तो फिर आपकी नींद सही नहीं होगी तो पेपर भी ठीक अटेम्प्ट नहीं होगा। पहले दिन जाकर के और फिर आप आराम से छोटा मोटा कोई रिवीजन करने वाला है वो नहा धो के उसको कर लें, फिर 10 11 बजे जैसे आपका सोने का टाइम है उसमें सो जाएं, और उस दिन आप 7 की बजाय 8 घंटे सो के जाएं। और सुबह उठने के बाद में नहा धो के तैयार होकर के आपका जो परीक्षा सेंटर है उस पर 1 घंटे पहले बुलाया गया है, लेकिन आप 1.5 2 घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें। उसका फायदा ये होता है क्योंकि कई बार ट्रैफिक वगैरह की दिक्कत होती है तो हमें फिर अचानक से ऐसा लगता है मैं अब कैसे पहुंचूं सेंटर के ऊपर। या कई बार ऐसे होता है कि मैंने देखा है कि बच्चे बहुत अच्छी तैयारी वाले भी 1 1 मिनट की वजह से पेपर हॉल में एंट्री से रह गए, तो ऐसा हमारे सामने नए फेस करना पड़े। तो इसलिए हमें थोड़ा समय रहते पहुंच जाना चाहिए। या कुछ ऐसे होंगे जो, जैसे आजकल गाड़ियों का प्रचलन है कि सुबह के समय भी 100 150 200 किलोमीटर का है तो हम सुबह जल्दी रन करके जाना चाहते हैं, तो उसमें भी आप कम से कम 2 3 घंटे का एक्स्ट्रा समय लेकर के चलें, क्योंकि ट्रैफिक का इनका कुछ नहीं पता होता है, तो भीड़ भाड़ के कारण आपका अतिरिक्त समय लग सकता है। इसलिए सुबह के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हो तो भी आप अपना समय हाथ में रखें और सेंटर के ऊपर पहले पहुंचे, और वहां जाकर के आप किसी प्रकार की इन चीजों के ऊपर नहीं पड़े। आज पेपर ऐसा आने वाला है, पिछला पेपर ऐसा आया था, वैसा आया था, जैसा पेपर बन चुका, अब जैसा आना है वो आएगा, वो सरल है या आसान है। फिर पेपर हॉल में एंटर होते ही ये परीक्षा केवल आपके नॉलेज की परीक्षा नहीं होती, आप ये ध्यान रखना चाहिए। इसमें
आपके नॉलेज के साथ साथ में आपका धैर्य भी होगा, उतार चढ़ाव भी होगा, आप प्रश्नों को वहां पे कैसे अटेम्प्ट करोगे वो चीजें भी होगी। तो आप पेपर हॉल के अंदर एंटर होते हो, एंटर होने के बाद में आप आराम से तसल्ली से बैठ जाएं। आपको कुछ घबराहट हो रही है तो आप लंबे लंबे सांस ले लें, उसके अलावा दूसरा आपके पास में कोई तरीका नहीं है। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है, पेपर से आप हड़बड़ाएं नहीं, पेपर से हड़बड़ाना नहीं है। उस पेपर को आपने देखा, पेपर देखते ही कई बार पेपर मुश्किल हो सकता है, आसान हो सकता है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि पहले से हम कई बार पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि मैं जाते ही 150 प्रश्न है तो 150 में से 140 करूंगा, 145 करूंगा। 75 में से आपका फर्स्ट पेपर है, उसमें 75 आते हैं तो आप ये सोचते हो कि मैं 70 कर लूंगा, 65 कर लूंगा, 60 कर लूंगा, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उस पेपर के अंदर आप, हो सकता है 70 कर पाए, हो सकता है आप 45 में रह जाएं, 50 में रह जाएं, 60 में रह जाएं, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहले से डिसाइड करके न जाएं। अब आप पेपर हॉल के अंदर गए, आपने पेपर को खोला, सबसे पहले देखा, शुरुआत के हो सकता है 1 2 3 4 5 वैसे लगा कुछ नहीं आ रहा। हो सकता है पास वाले की सीरीज दूसरी हो तो उसके अंदर कोई आसान प्रश्न हो सकता है, वो आपको कर रहा हो, आपको दबाव लेने की जरूरत नहीं है। आपने पीछे से पेपर को पलटा, पीछे भी आपने देखे 4-5 प्रश्न, वो भी मुश्किल थे। आपके सामने ये सी भी आ सकती है, बीच में से देखा, वो भी मुश्किल थे। अब क्या करें? अब फिर वापस लंबो सांस ले लो, बैठ जाओ। अब आप धैर्य के साथ में शुरुआत वाले प्रश्न से पढ़ने का प्रयास करें। 75 प्रश्न है तो कम से कम यह प्रयास होना चाहिए कि पहले अटेम्प्ट के अंदर हमें समय नहीं लगाना। कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे गणित का सवाल आ गया या कोई और कैलकुलेटर आ गई तो एक प्रश्न के अंदर ही हम 10 मिनट लेकर के बैठ गए और आपका बाद में 75 नंबर प्रश्न तक ही नहीं पहुंच पाते हो फर्स्ट पेपर के अंदर। पेपर आप पहले से ये मान के चलें कि आपका पेपर लंबा आने की संभावना है, तो सबसे पहला काम यह होता है कि उसमें से आसान प्रश्न छूटे नहीं। तो आपकी पहली रणनीति यह होनी चाहिए कि शुरू से लेकर के लास्ट तक जो प्रश्न दे रखे हैं, अंकुश पेन के, अच्छा ठीक है मिल गया। आप ये देखें कि शुरू से लेकर के, जैसे 1 से लेकर के आपने देखा कि यहां 75 नंबर तक, हम देखिए क्या दिक्कत आ रही है, अंकुश मिटे गया। ठीक है, आप क्या करें भाई, मेरा जो तरीका है वही आपके साथ में बात कर रहा हूं। 1 2 से लेकर के आपने देखा कि 75 तक के जो प्रश्न हैं, आप शुरुआत में प्रथम दृष्टया ये देखते जाएं। आपको 1 नंबर नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, 2 नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, 3 नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, 4 नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, 5 नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, 6 आ रहा है तो आप इसको कर लीजिए, 7वां भी नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, 8वां आ रहा है उसको कर लीजिए। इसी प्रकार से 9वां आ रहा है कर लीजिए, 10वां नहीं आ रहा, फिर आपने देखा 11वां आ रहा है, 12वां आ रहा है, फिर आपने देखा 13 14 15 ये नहीं आ रहे, 16 भी नहीं आ रहा, 17 आ रहा है, ऐसे कर लिया। अब आपको ऐसे लगेगा यार मेरे तो सारे खाली पड़े हैं, हो सकता है ऐसा पेपर मुश्किल हो तो, लेकिन उस दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग आप ऐसे करते करते और 75 तक चले गए। आपने देखा कि चलो 75 में से मुझे इतने आ रहे थे। ये भी जो आपने किए हैं, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं इसमें से बहुत भाग्यशाली होगा कि जिसने जैसे फर्स्ट राउंड के अंदर 75 में से 40 प्रश्न किए और उसके ऐसे लगता है मेरे 40 में से एक भी गलत नहीं है, फिर भी आपका 1 या 2 तो गलत निकल ही जाएगा, क्योंकि चाहे वो पढ़ने की वजह से हुआ हो या किसी और वजह से हुआ हो। तो एक तो आप ये देख लें कि एक बार कम से कम 75 नंबर तक पहुंच जाएं। फिर सेकंड राउंड के अंदर आपने जो कुछ इस प्रकार से कर रखे थे, जो कि ये नहीं किए हैं, आप ऐसे करते जाएं। जिन जिनको कर रहे हैं उनको फिर वापस ऐसे टिक लगा दें। अब वो करने हैं जो 50-50 वाले हैं, उनको मेरे विचार से अटेम्प्ट करने चाहिए पेपर के अंदर। अब 50-50 वाले 2 प्रकार के होते हैं। एक 50-50 का ये होता है कि जैसे A B C D ये 4 ऑप्शन है। आप क्या करते हो, कई बार मैंने ये सुना है कि गुरुजी मेरे जगह 50-50 आ कराने पे सारे ही गलत हुए हैं, अच्छा, और जो हम छोड़ के आए थे वो सारे सही होते हैं। ये गणित मेरे को तो आज तक समझ में आई नहीं। मैंने तो ये देखा है कि भी हमारे 70% चांस होते हैं 50-50 वाले जो प्रश्न है उनके ठीक होने के, अगर आपने वास्तव में 50 वाले हैं तो। यानी ए आपको पता है नहीं है, डी आपको पता है नहीं है, फिर बी और सी में से अगर आपने चूज किया है ना, तो निश्चित रूप से आपको लॉस होने वाला है ही नहीं, क्योंकि प्रायिकता का नियम ये कहता है आपके 50% है वो सही होंगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने 50% वाले बनाए थे। बनाए कैसे? आपने कह दिया ए मन लाग गए कोनी, अच्छा, और डी भी मन कौन लाग गए है, इससे कोई फायदा नहीं। इसका मतलब उत्तर तो इनमें भी हो सकता है। आपको लगा कि मुझे लगा कि नहीं है, आपने कहीं पढ़ा नहीं था।
अब ये ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो मेरे विचार से तो ठीक होते नहीं है, वो गलत ही होते हैं फिर। दूसरा ये होता है कि अपनी अपनी रणनीति होती है कि जी कुछ कहते हैं हम तो सारे के सारे करेंगे, वो आपका हिसाब किताब है जी। नेगेटिव प्रश्न के अंदर मैं तो कहता नहीं कि सारे के सारे, मैं तो ये मान के चलता हूं आपको 75 में से अगर 74 आ रहे हैं और 75वां नहीं आ रहा है, बिल्कुल कहीं कभी नहीं सुना तो उसके तुक्का नहीं मारना चाहिए, 1/3 क्यों माइनस में दे। हाँ, लेकिन आपको कुछ जो आपकी पढ़ी हुई चीजें हैं उनके ऊपर अगर आपको आइडिया लगाना है तो फिर आपको वो काम तो जरूर करना चाहिए। फिर दूसरी जो बात आती है कि उसको आप ओएमआर सीट के अंदर जो गोले भर रहे हो वो बड़े विशेष अगर आप ध्यान रखें, क्योंकि कई बार 1 नंबर में बी भरना था, सी के ऊपर गड़बड़ हो गया। इसी प्रकार से 2 नंबर खाली था लेकिन 2 नंबर में 3 नंबर वाला भर दिया गलती से, क्योंकि तीसरा किया था दूसरा छोड़ दिया। तो ये आप बीच बीच में हर एक प्रश्न ऐसे करते हो तो उसको कोई हर्ज नहीं है, आपके पास में समय है, आप एक एक के ऊपर टैली कर लें कि मैं भर तो ठीक रहा हूं, क्योंकि जो आपने काम किया है वो आपका कम से कम इंप्लीमेंट हो। तो आप शुरुआत से लेकर के एंड तक जब पहुंचे तो आपका जो नॉलेज का, जैसे यहां पे एक बात लिखी है कि 70% जो एग्जाम है वो आपका ज्ञान बेस है, 30% आपका माइंड सेट है। माइंड सेट का मतलब ये है कि आप वहां पेपर के अंदर कैसा अपने आप को कर रहे हो। आप अचानक से हाथ पैर फूल गए, आपका नॉलेज है वो गायब है। आपका नॉलेज बहुत अच्छा था लेकिन अचानक से घबराहट हो गई, क्यों हो गई भाई? गोली थोड़ी मारे थारे कोई। यहां पे दूसरी बात यह है कि जब भी आपको लगे, होता है कईयों के एग्जाम हो गया, थोड़ा बहुत अगर लगे, लंबा लंबा सांस लेना शुरू कर दो, दूसरों आगे थारी बैठे, कोई मदद कौन करेगा? आपका काम खुद का काम करना ही पड़ेगा, तो ही आप बता पाओगे। अन्यथा आपने घर वालों को बता दिया, खुद को पता है, इसके अलावा और कोई नहीं सुनेगा। अब यहां ये जो माइंडसेट है वो वहां पे बड़ा पॉजिटिव रखना है। मुश्किल आया है तो ऐसे मैंने बताया था कि आपने देखा कि शुरुआत के 5 प्रश्न आपको नहीं मिले, घबराओ मत, किन्नी को नहीं आवेंगे, मतलब थारी अच्छी तैयारी कर तो थाने को नहीं आओ, पसीनो अगले जुआन गई आ रही है थे। कई बार यहाँ हुए नहीं, यहाँ बैठे बैठे बड़े पट्टी गिन बोग रहे, पंखा देख बोग रहे, फिर इला का नहीं देखे वो यहाँ कई बार यहाँ करे अगले यहाँ करे को नहीं। इसका मतलब दिक्कत सबके है। अब आपको धैर्य से काम में लेना है, क्योंकि आप तो ऐसे सोच के गए थे मैं तो बहुत जोर की तैयारी कर गया और मेरे साथ में ये क्या हो रहा है, इसका मतलब सबके साथ में हो रहा है। घबराए नहीं, उस कंडीशन के अंदर आपको उतना सामान जरूर मिल जाएगा जो आपको पास होने के लिए चाहिए। अब कई बार ऐसा भी होता है, मैंने ये भी बताया कि जैसे 75 प्रश्न आपको में आप पहले सोच के गए थे 60%, कहानी ये आई कि 30 प्रश्न ही होया फर्स्ट राउंड के अंदर, वो बात पैर फूल गया कि जी 30 तो 40% के लिए चाहिए, इनमें से 1-2 मेरे गलत होंगे, अब मैं क्या करूं? अब फिर वो क्या करता है, बाकी बचे 30 के बाद में 45 प्रश्न, अब 45 में वो तुक्के लगाने शुरू करता है, और 45 में जब तुक्के लगाता है जो तो 30 थे उनमें से और माइनस हो गए। अब आप जो 45 आपके पास में बचे, ऐसा नहीं है कि उनमें से आपको कुछ नहीं आ रहा, उसमें से आपको डबल वाले जो ऑप्शन होंगे वहां पे आप धैर्य के साथ में काम करेंगे तो आपका जो क्राइटेरिया एक तरह से 40% वाला है उससे आप आगे चले जाएंगे। और इस पेपर को देने के बाद में जब सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट का आता है उसमें नहीं मिला है, कई बार हो सकता है आपने ऐसे किया कि जैसे बाहर आकर के किसी ने चेक किया और उसके 29 ठीक हो रहे हैं जो आजकल की मार्केट के अंदर आंसर की आ रही है, और आपने अपने आप को फेल साबित कर दिया, यानी आपने अपने आप को असफल घोषित कर दिया। आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और आप निराश होकर के बैठ गए कि भी मेरा तो अब कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो फर्स्ट पेपर के अंदर ही रह गया, इधर उधर देखा। क्योंकि ये जो बहुत सारी मैंने ये देखा है यूट्यूब के ऊपर, प्रथम दृष्टया आपका पेपर नहीं होगा, उस समय बाहर निकलते ही सब आंसरों की बौछार लगा दें, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। हो सकता है उसमें भी 2, 4, 5 गलत हों। दूसरी कंडीशन ये हो सकता है कि कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपका गलत है और वो डिलीट हो, तो आपको फायदा हो सकता है। तो अगर आपके 29 हुए हों, 28 हुए हों, 27 हुए हों, उस कंडीशन के अंदर भी घबराना नहीं है भाई, हो गए वो हो गए, एक्स्ट्रा आपके पास हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेधड़क है। लेकिन वहां मार्जिन एरिया के ऊपर जब आप हो तो उसको बंद करके छोड़ दें और देखें कि भी अब जो होगा वो हो जाएगा, अपने अगला जो पेपर है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आपके सामने ये कंडीशन आ सकती है बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने, क्योंकि जो पेपर अभी जो आ रहे हैं उनका लेवल अच्छा आ रहा है, तो आप मानसिक रूप से पहले से प्रिपेयर रहें कि पेपर ठीक आने वाला है, लंबा आने वाला है और हमें उसी समय के अंदर टैकल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब जब आप प्रश्नों को अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक समय में सिर्फ एक ही प्रश्न वाली रणनीति अपनाएं। एक रणनीति का मतलब यह होता है कि आप उस दौरान उस प्रश्न के ऊपर ही ध्यान रखें, पिछले के बारे में न सोचें, अगले में क्या दे रखा है वो न सोचें, क्योंकि नहीं तो फिर न वो ठीक होगा, न पिछला ठीक हो रहा है, न अगला हो रहा है और सारा काम गोलमाल हो जाएगा वहां पे। इसलिए आप जिस दौरान जब कर रहे हो उसी के ऊपर देखें। कठिन जो प्रश्न है तो मैंने ये बता दिया कि वो केवल आपके लिए नहीं है, सबके लिए हैं। आसान है तो भी आपके लिए नहीं है, सबके लिए हैं।
आसान प्रश्न को भी बेहद सही तरीके से पढ़ना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, पीछे एक प्रश्न आया था, उसमें दिया था कि राजस्थान को 2 बराबर भागों के अंदर बांटने वाली वर्षा रेखा है, आप इस प्रकार से देखेंगे। उसने ऐसे दिया था, हमने ये सबने पढ़ा है कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांट रही है। अब उसमें उसने ऐसे दिए थे, ऑप्शन के अंदर आपने देखा ए, यहां से शुरू किया था, जैसे ए में उसने दिया 25 mm, बी के अंदर दे दिया 50 mm और सी के अंदर दे दिया 250 mm और डी के अंदर दे दिया 500 mm। अब हमने क्या कर दिया कि 250 और 500 तो राजस्थान में बरसात हो वही को नहीं। राजस्थान में तो हम देखते हैं कि झालावाड़ वाला ये एरिया है या माउंट आबू सिरोही वाला है, 100, 125, 150 सेंटीमीटर तक जाके खत्म हो जाती है। उसने सेंटीमीटर दिया ही नहीं, उसने क्या दे दिया, मिलीमीटर। इसलिए ये प्रश्न तो बहुत आसान था, सबको आ रहा था, ऐसा मेरे विचार से कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसको नहीं आ रहा हो। तो वहां पे गलती क्या हुई, उसको डिजिट को पढ़ने के अंदर हुई, मिलीमीटर और सेंटीमीटर की। मैं कुछ प्रश्नों के एग्जाम्पल की भी बात करूंगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न जो हैं उनको ऊपर हमें ध्यान रख लेना है, 5-4 तरीके का। तो उसमें से एक पैटर्न आपके सामने ये भी रहने वाला होता है। जीके का जैसा भी पेपर हो उसको आप प्रेशर में न आए। अब अटेम्प्ट कितने किए, ये एक बहुत बड़ा खतरनाक सवाल होता है। पेपर हॉल से बाहर आते ही हम सब सवाल यही पूछते हैं, कितना करया, तो वो अगला बताएगा फर्स्ट पेपर हुआ है 75 में से मैंने तो 65 कर लिए। दूसरा देखेगा यार मैंने तो 55 ही किए हैं और मेरी तो हालत खराब है, इसकी 65। अब हो सकता है या एक कह रहा है मैंने तो 70 किए हैं, एक कह रहा है आपने तो सारे के सारे कर दिए, 75 का 75 करें। अब आप दबाव में आ गए, आपके 50 ही थे। अब हो सकता है आपके 50 में से 3 ही गलत हो, इसका मतलब 50 में से आपके 3 गलत हैं। नेगेटिव का कितना फर्क रहता है, एक उसका कट गया 4, इसका मतलब 50 में से 4 गए, आपके 46% सही अटेम्प्ट हुए। और दूसरा एक वो है जिसके 75 थे लेकिन 75 में से उसके 30 गलत हो गए, 30 गलत हुए, 10 उनके नेगेटिव चले गए, 30 और 10 40, 40 आपने 75 में से घटा दिए। अब प्रश्न कितने बचे, 35। अब इसके 35 हैं, इसके 46 हैं। अटेम्प्ट किसने कम किए थे, इस 50 वाले ने कम किए थे और 75 वाले के 35 ही बचे। या थोड़ा सा और क्रियाक्रम हो जाए तो 30 नीचे आ जाए। तो इसलिए कितने अटेम्प्ट किए ये मायने नहीं रखता, आपने कितने ठीक तरीके से अटेम्प्ट किए वो मायने रखेगा। फिर उसके बाद में प्रश्नों के अंदर आप ये प्रश्न 4-5 तरीके के आपके यानी कौन से पैटर्न के प्रश्न आ सकते हैं उनके ऊपर अगर देखें तो मेरे विचार से 4-5 तरीके के प्रश्न जो अमूमन पेपरों के अंदर पूछे जा रहे हैं वो आपसे एक प्रश्न तो ये है कि ऐसे दिया, आपसे ऐसे पूछ लिया सत्य नहीं है, ये स्टेटमेंट हो सकता है। दूसरा आपको दे रहा है असत्य, ये पूछा जा सकता है। या असत्य को कई बार आपके सामने यानी सत्य नहीं है ये शब्द दे दिया, असत्य है। तीसरा जो प्रश्नों के अंदर बार यहां पे कई बार ऐसे होगा, ऐसे दिया उसने निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए या असत्य कथनों का चयन कीजिए और नीचे लिखा सही कूट। अब कई तो 8 गड़बड़ हो जाए, बात वो असत्य पूछ रहे हैं और असत्य के नीचे उसने 4 स्टेटमेंट दिए और फिर नीचे लिख दिया सही कूट। तो कूट तो आपसे सही मांगेगा लेकिन वो मांग रहा है जो आपके गलत हैं अधिकांशतः। तो फिर ये भी नहीं पता चलता है पेपर के अंदर कि वो सही वाले पूछ रहा है या वो गलत वाले, इसलिए पेपर के अंदर ये भी देखना है। फिर आप ये देखें कि कई बार ऐसे देगा असत्य नहीं है, असत्य नहीं है। तो सबसे पहले आप उसको करेक्शन करें, असत्य नहीं है इसका मतलब किसकी बात कर रहा है वो, यानी जो सत्य हैं उनकी बात कर रहा है। तो आप शब्द को ऐसे बदल लें। फिर अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वो कालक्रम के अकॉर्डिंग आते हैं। कालक्रम का मैंने बात की थी कि वो पुराने से नए की तरफ हो सकते हैं, नए से पुराने की तरफ हो सकते हैं, ये प्रश्न आता है। अगला जो पैटर्न का जो प्रश्न आता है वो आपके सामने ऐसे आता है कि आरोही और अवरोही का, कईयों को आरोही अवरोही के अंदर बड़ा चक्कर रहता है। आरोही आप सीढ़ियों के ऊपर कहते हो, पर्वतों के ऊपर कहते हो आरोहण, पर्वतारोही, या आरोही आप यूं कह दीजिए चढ़ना। 3 शब्द सीढ़ियों के अंदर जब आप चढ़ते हो तो ऊपर की तरफ जाते हो तो आरोही होता है और नीचे की तरफ आते हो तो अवरोही होता है उतरना। उतरने में भी 4 शब्द होते हैं, अवरोही में भी 4 शब्द होते हैं, ये भी ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न अभी जो पूछे जा रहे हैं वो आपके सामने मैप बेस्ड प्रश्न हो सकते हैं, मानचित्र बेस्ड हो सकते हैं। फिर आपके सामने उत्तर से दक्षिण या पूर्व से
पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर, इस सीक्वेंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। या आपके सामने होता है कि कितने कथन ठीक हैं, कितने कथन सही हैं, उसमें आपके सामने आएगा 1 2 3 4, एक ये हो गया। या कौन कौन से सही हैं, आपके सामने ऐसे आता है ए बी, या ए बी सी, या बी सी डी, इस प्रकार से एक इस पैटर्न का प्रश्न आता है। या फिर आपके सामने आता है कथन कारण का, कथन कारण का। या फिर आपके सामने आता है मैच करने वाला, इस प्रकार से। तो ये 8-7 तरीके के जो प्रश्न है वो आपको निश्चित रूप से पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आप मानसिक रूप से पहले से तैयार रहें कि नहीं तो कहीं आके गुरुजी सही कोई बीच में कथन कारण दे रखा था, वो आरोही करवा रहा था, वो अवरोही करवा रहा था, वो उत्तर से दक्षिण करवा रहा था, पूर्व से पश्चिम करवा रहा। आप पहले से मानसिक रूप से तैयार रहें। और अब के जो पेपर का पैटर्न है, मेरे विचार से सब्जेक्ट के अंदर तो आप ये देख के चलना 60 से 70% ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। 60 से 70% प्रश्न आपको ऐसे हो सकते हैं। अभी भी जो लैब वाला आया था उसमें आपसे ये सुमेलित करवा रखे थे, ABCD वाले, या कथन कारण के दे रखे थे। पीछे एक नेट का पेपर हुआ था, उसमें तो आप यूं कह सकते हो कि 70% प्रश्न ही ऐसे ही थे, जिसमें ABC, BCD, ABD, कथन कारण, कितने कथन ठीक हैं, ऐसे। तो इसलिए इस पेपर के अंदर मैं ये उम्मीद करता हूं कि 60-70% आपके सामने मानसिक रूप से आप तैयार रहें कि आपके सामने ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो आपके सामने इस प्रकार की एक्सरसाइज करवाएं। स्टेटमेंट वही होते हैं जो आपके पढ़े हुए होते हैं, इसलिए धैर्य के साथ उनको अटेम्प्ट करना होता है, घबराएं नहीं कतई। कालक्रम हो गए, कथन कारण हो गए, मानचित्रों के प्रश्न, इनमें जल्दबाजी न करें, बड़े आराम से प्रश्न को समझें, उत्तर करें, लेकिन इतना समय भी बर्बाद न करें कि आपके आगे वाले प्रश्न भी न हो। इसलिए जिस प्रश्न में समय लग रहा है उसको एक बार छोड़ करके एक बार कम से कम आपको पूरा पेपर पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में अगर कोई कम से कम ऐसा न हो कि हमारा आसान प्रश्न वहां पे चूक हो जाए और मुश्किल प्रश्न थे उसके चक्कर में 4 आसान प्रश्न छूट गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। OMR सीट को समय पे आप भरें और सावधानी पूर्वक भरें। अंतिम दिनों में सिर्फ रिवीजन के ऊपर ध्यान रखना है, खुद का कॉन्फिडेंस रखना है। लोग चाहे कुछ भी कहें, आप ये मान के चलो कि मैंने जो किया है वो ठीक किया है और मेरा अच्छा होगा। आपकी फर्स्ट रैंक आएगी तो भी आपको हेजिटेशन है, और आपकी 20वीं रैंक आएगी या 50वीं रैंक आएगी तो भी आपको घबराहट होगी। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जिस भी विद्यार्थी की फर्स्ट आएगी उसको भी नहीं पता है कि मेरी फर्स्ट आई है क्या, ये मान के चलना। भी मैं जब स्कूल लेक्चरर में था, मेरी 4थी रैंक आई, मुझे खुद को नहीं पता था कि मेरी 4थी आएगी क्या। हालांकि उस समय मुझे भी डर लग रहा था, मैंने भी कुछ प्रश्न छोड़े थे। मैंने 225 प्रश्न जो आ रहे थे उसमें से 25 प्रश्न मैं उसमें छोड़ के भी आया था। मैंने 200 ही प्रश्न अटेम्प्ट किए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई भी मैंने छोड़े, हो सकता है उसमें से कुछ और ज्यादा अगर करते तो अपनी और गड़बड़ी रहने की संभावना रहती थी। इसलिए जो जरूरी है उन प्रश्नों को अवश्य छोड़ें। एग्जाम हॉल में कतई आपको पैनिक नहीं होना है, यानी ऐसे ओहो अब क्या होगा, कईयों के पसीनों आ जाते हैं, ऐसे मारे गया जी, या कई ऐसे कहते हैं जी मेरे तो बैठा पंखो कौन चलाओ, कूलर कौन चलाओ, एसी कौन चलाओ। तो ये ऐसा मानसिक रूप से आप तैयार रहें कि वहां पे हमारे लिए पंखा कूलर की व्यवस्था हो भी सकती है और नए के बराबर भी हो। तो गर्मियों का समय है तो इसलिए थोड़ा भाई सावधानी, धैर्य और मानसिक रूप से आप सक्रिय रहें, निराश न हो कतई, क्योंकि ये एग्जाम आपके ज्ञान के साथ साथ में आपका जो माइंड सेट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने जैसे से लिखा है 70% आपका नॉलेज, 30% आपका माइंड सेट। नेगेटिव डिस्कस से बचें और अफवाहों से दूर रहें। कट ऑफ कितने रहेगी, अटेम्प्ट कितने करें, मैंने पहले बता दिया। मेरे पास भी आते हैं, आप लोग भी होंगे, गुरुजी कितना करे आवा तब क्या ठीक रहेगो। गुरुजी को खुद को भी नहीं पता कैसा पेपर आएगा आपके। मैंने ये भी बताया था कि आप सोच के ये गए हो सब्जेक्ट के अंदर 150 में से मैं इस बार तो मेरी इतनी अच्छी तैयारी है कि 140 से 145 करूंगा या करूंगी, लेकिन वहां पे जाते ही आपको ऐसे लगा कि 150 में से आप 90 प्रश्न तक पहुंचे हो फर्स्ट राउंड के अंदर, कह दीजिए 80 के अंदर या 90 तक आप बहुत मुश्किल सिचुएशन में, फिर उसके बाद में पसीनों आना शुरू हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब आपको लग रहा था कि मैं तो 140-45 करने के लिए आया था, यहां पे 90 से आगे बढ़ते ही जोर आ रहा है और आप बड़े ही मुश्किल से 110 या 120 तक आप पहुंच पाते हो। आपका सिलेक्शन इस क्राइटेरिया के अंदर भी हो सकता है और आपका सिलेक्शन यहां करने पर भी नहीं होगा। तो वो तो आपके पेपर के ऊपर डिपेंड होगा। मेरा कहने का भावार्थ करते ये भी नहीं है कि पेपर आसान हो तो आप 100-110 ही करें। वहां पे हो सकता है आपको 140, 145, 148, 149 हो सकता है आप 150 ही कर लें, लेकिन
ये ऐसी कंडीशन होती है कि पेपर सेटर ने पेपर बनाया कैसा है उसके ऊपर तय करेगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप ये मान के चलो आपकी अच्छी तैयारी थी और आपको दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब बाकी को भी परेशानी आ रही है। मैंने बताया था ना कि भी मेरे 225 में से मैंने 200 ही अटेम्प्ट किए थे दोनों पेपरों के अंदर मिलाकर के, फर्स्ट और सेकंड में। इसका मतलब मेरे 25 प्रश्न छूटे थे, जिसमें से मेरे 62 प्रश्न मैंने जैसे अटेम्प्ट किए थे फर्स्ट पेपर के अंदर 75 में से उसमें, और इसमें अगर देखें सेकंड जो पेपर था उसमें 13 प्रश्न के आसपास उसमें बचे, मतलब दोनों में मिलाकर के 25, तो 62 13 तो इसमें बच गए फर्स्ट पेपर के अंदर, और 12 प्रश्न मैंने छोड़े जैसे 138 अटेम्प्ट हुए उसमें सेकंड पेपर के अंदर, जिसमें साइकोलॉजी भी इंक्लूड थी। पहले 30 प्रश्न साइकोलॉजी के आते थे और 120 सब्जेक्ट के आते थे। तो यहां पे ऐसे, और एपी वाला जो था उसके अंदर भी कुछ प्रश्न छोड़ने पड़े थे। तो कहने का मतलब होता है भी उसमें भी 13वीं रैंक आई थी। तो कहने का भावार्थ ये है कि भाई हमें जो जरूरी है, जिनके बारे में जानकारी नहीं है, उन प्रश्नों को छोड़ना है। यहाँ आंख मिच गई, यहाँ कौन टिप्पा मारना कभी मैं कर दूंगा, कई यहाँ कहें कि जी मैं तो सोचूं भी हूं दूसरों उत्तर हुआ तो वो कर दे करो। एक बात ये भी ध्यान रखना, आपने प्रथम दृष्टया जैसे ए ऑप्शन के ऊपर दिमाग लगाया, आपका माइंड ये कह रहा है कि इसका उत्तर ए होगा, लेकिन आप कह रहे हो ए नहीं भरूंगा, मैं तो सी भरूंगा। अब आपके पास में ठोस आधार होना चाहिए, आप सी भरो चाहे भाई, आप सी क्यों भर रहे हो भाई? आपके पास में कम से कम जब उत्तर को आप भाई पहली बार आपने देखा तो आपको ये लगा, थोड़ी देर देखते हो तो आपको चारों ही उत्तर लगने लग जाते हैं, ये भी आती है, चारों उत्तर लगने लगे, फिर आपको पता लगा कि अब मैं क्या करूं। तो ऐसी सिचुएशन न पाले। आपका माइंड जो प्रथम दृष्टया मेरे विचार से 80% जो उत्तर होता है वो दिमाग है वो पहली बार में ठीक देता है, फिर हम उसको भ्रमित कर देते हैं बेचारे को कि ये मानना पड़ेगा ये मानना पड़ेगा, फिर वो कहता है कि ठीक है आप जो कह रहे हो हम तो वही मान लेंगे, फिर पता नहीं कौन सा माना जाता है। तो इसलिए बार बार उत्तरों को चेंज नहीं करें, शांति बनाए रखें। आपका लक्ष्य सिर्फ एक है, शांत दिमाग, और आप अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। कई बार आपको ऐसे भी तनाव होगा पेपर हॉल के अंदर, जब पेपर मुश्किल है, आपके पास वाला जो बैठा है उसने ऐसे लगा है आधे घंटे के अंदर ही उसने तो ऐसे कर दिया, ये ले जी ये लो, और आपको दिक्कत आ रही थी, उसके गोले ऐसे ऐसे काले हैं, आपने अचानक से ऐसे देखा, आपको लगा इसने तो सारे ही भर दिए, उसका वो जम्मा ही नहीं पड़े हुए। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए आप खुद के ऊपर विश्वास रखें, दूसरे के इन गोड़ों को ज्यादा नहीं देखें, और खुद का जो उत्तर है उसके ऊपर ही विश्वास रखें। कई बार यहां नजर पड़ी, पता लगा उसने सी कर रखा है, आपका माइंड कह रहा था बी है, और आपका पढ़ा हुआ भी बी है, लेकिन सी क्यों कर दियो, दिखियो जी, और तो आपको कैसे पता उसका सही है, वो तो खुद ही ऐसे ही है। तो इसलिए आप खुद इन चीजों के ऊपर, तो ये कुछ सामान्य चीजें थी, और बड़ा ही इत्मीनान और धैर्य पेपर दे गई हो, ऊपर वालों ठीक करेगा आपके लिए। अपने अपने जो इष्ट देवता हैं उनको याद करके, जिसको भी आप मानते हो, अपने माता पिता गुरुजनों को और अपने भगवान को जिसको आप इष्ट देव माने, उनके आशीर्वाद लेकर के आप अपना पेपर देने जाएं। आपकी जो सफलता है वो निश्चित रूप से आपका रंग लेकर के आएगी, और आप बहुत अच्छी रैंक के साथ में पास होंगे, और आप अपना सर्वोत्तम दे सकते हो। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर किसी का न भी होता है तो उसका मतलब उसके भी पीछे कुछ और अच्छा छिपा होगा, उसमें भी कोई तनाव न लें, जिस समय जब आएगा तो सारी चीजें हमें मिलती हैं। फिर उसके बाद में ये तो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज का पहले भी मैंने बताया था कि इसको आप देखना चाहें तो देख लें, ये फ्री है पूरी की पूरी। इसमें 14 टेस्ट दिए गए हैं, आप 1 2 3 4 जितने आप कर पाओ उतने कर लेना। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक पीजीसी क्लासेस का जो ऐप है वो डाउनलोड करके, और उसमें एक गूगल फॉर्म है वो सबमिट कर देना, और आपको इसमें से ऐड कर देंगे। तो एनसीईआरटी तो मैंने बता ही दिया, बहुत गीत गा दिया कि भी उसको आपको ठीक करना ही करना है। और ये जो अभी भी आपके पास में जो 1 सप्ताह का जो समय पड़ा है, सब सब्जेक्टों के पास में पड़ा है, 30 से शुरू होंगे, बाकी ज्योग्राफी वालों के पास में तो 10 दिन पड़े हैं, 9-10 दिन पड़े हैं। तो 1 सप्ताह का जो समय है, इसमें कई अंत में आकर के क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि अब मैं 7 दिन पढ़ूंगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ोगे? जब आपने पूरी साल मेहनत की है, उन 7 दिनों के अंदर आप सारी चीजों को, जितना आप अधिकतम चीजों को देख पाते हैं उनको रिकॉल कीजिए। बोले जी मैं ऑब्जेक्टिव करते रहते हो। मैं तो नहीं कहता कि आपको अंत समय के अंदर केवल ऑब्जेक्टिव करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब तो यह है कि आपको 90% समय आपका रिवीजन में देना चाहिए, ताकि आप जो पढ़ी हुई डाटा है वो आपके वापिस से, और इन 5-7 दिनों के अंदर अगर आप डाटा वापिस से अगर पढ़ पाते हो, अपने टॉपिकों को वापिस से देख पाते हो, तो मेरे विचार से हम पेपर के अंदर जो कंफ्यूज होता है, धुंधली पिक्चर होती है, वो कतई नहीं रहेगी, और आपका बहुत अच्छा होगा।
और अग्रिम आपको पुनः से इसके लिए शुभकामनाएं, और आपका दिन मंगलमय हो, अच्छा हो और आपको सफलताएं मिले। इसी के साथ में धन्यवाद।